बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो आती है बेटा एंथैल्पी। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी neither be created nor destroyed। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या हुआ कि जो ये एनर्जी थी ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, क्रिएट भी नहीं हो रही है, तो हम इसको और किस फॉर्म में बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बेटा ना ही वो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी यूनिवर्स के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो ये एनर्जी की टर्म है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, आप ये भी मेंशन करोगे इसके अंदर। तो जब वो चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, आप क्या कंडीशंस रखोगे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि हमने माना है कि सिस्टम में जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो क्या है, U1। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की जो एनर्जी होती है, स्टोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, या तो E से या फिर U से। तो मैंने यहाँ U सिंबल रखा, तो इसका मतलब ही क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो बेटा जो ये इंटरनल एनर्जी होती है ये चेंज कब होगी, जब हम टू कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या, एक तो अगर बेटा हम क्या करते हैं, इसको हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, हीट का सिंबल होता है Q। जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी चेंज क्या हुई, U1 प्लस Q। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड होती है बेटा डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्क किया है, जिसका सिंबल होता है W। तो अब आपके पास इस सिस्टम की जो एनर्जी थी वो क्या आई, U1 प्लस Q प्लस W। दैट मीन्स ये चेंज हो गई, तो उसको हम बोल सकते हैं U2। हमने एक दूसरा नाम दे दिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज थी सिस्टम की, उसमें इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, U1। एंड जो सिस्टम की फाइनल जब स्टेट आती है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, U2। तो हम देखेंगे U2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, U1 प्लस Q प्लस W। राइट, तो आप इस इंटरनल एनर्जी को इधर लेके आओगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अब जो ये वैल्यू है U2 माइनस U1 की, वो वैल्यू बेटा हम कह सकते हैं चेंज
थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का तरीका आपको ध्यान रखना है, ये है कि फर्स्ट लॉ क्या था और उसको मैथमेटिकली डिफाइन आप ऐसे करोगे। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया है, Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी चेंज है ये, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो W होता है वो क्या होता है, माइनस P डेल्टा V, पता है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। आप देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो Q एंड W क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? ऑफ कोर्स पाथ फंक्शन है, ठीक है, बताया हुआ है। तो ये जो पाथ फंक्शन होते हैं इंडिविजुअली, अगर Q की बात करें तो भी ये पाथ फंक्शन है, W है वो भी पाथ फंक्शन है। बट बेटा इनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्लस कर रहे हो, सम कर रहे हो, दैट मीन्स ये कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। आपको पता भी है इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे हमारी जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी थी क्या, एंथैल्पी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सप्लेन की जाती है, तो अभी मैं आपको वो बता देती हूँ। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी होती क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि बेटा एनर्जी की ही फॉर्म है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी जो होती है उसको हम H से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में बेटा जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, हम कहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी बोलते हो। तो बेटा अगर वो स्टोर एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसमें, हीट के अंदर, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सिस्टम अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म है जो कि किस में चेंज हो रही है, हीट के अंदर, एंथैल्पी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंथैल्पी डिफाइंड एज स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, ठीक है। कन्वर्जन हो जाता है उसका हीट के अंदर इस एनर्जी का, उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी। क्लियर। तो अब हम एंथैल्पी को देखते हैं। एक्चुअल में हम कहते हैं कोई भी सिस्टम होता है, ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर फिलअप है, गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी। तो इस सिस्टम के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। एंड बेटा हम यहाँ पर अगर कंडीशन देते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम की भी, तो आपके पास इन तीनों का एक प्रोडक्ट निकल के आता है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बता रही हूं मैं एंथैल्पी का, ठीक है। तो बेटा जो U प्लस PV होता है ये किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के, H के, ठीक है। अगर देखो सिस्टम आपके पास एक से ज्यादा है, या हम ये कहें कि सिस्टम के अंदर हम इनिशियल और फाइनल स्टेज की बात करें, ठीक है, जनरली एक ही सिस्टम की बात करते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज होती है।
तो उसमें बेटा आपके पास जो वॉल्यूम होगा एंड जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में एंथैल्पी क्या होगी, H1, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, U1 एंड PV1। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने H2 बोला मतलब फाइनल स्टेज के लिए बोला है, तो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। क्लियर है। तो बेटा ये यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं एंथैल्पी चेंज क्या होती है, तो आप क्या करोगे, H2 माइनस H1 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग इस एंथैल्पी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्या था, Q माइनस पी डेल्टा V। यही था। हम क्या कर रहे हैं, Q को इधर ला रहे हैं, हीट को, क्योंकि बेटा एंथैल्पी में क्या है, हीट में ही तो चेंज हो रही है एनर्जी, वही क्या है, एंथैल्पी। तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होती है, जीरो, या हम कहते हैं वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू हो गई जीरो, ये U है, ये V है, ध्यान रखना है। तो बेटा QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हीट कौन सी रहेगी, वॉल्यूम वाली। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर। फर्स्ट हमने ये कंडीशन देखी। सेकेंड हम कह रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब हम देखेंगे तो आइसोथर्मल में तो बेटा टेम्परेचर आता है, यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं है, किसके, प्रेशर की। तो आप ये कहोगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो हम ये कहते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, डेल्टा U क्या होता है, U2 माइनस U1 प्लस P एज इट इज कांस्टेंट है, डेल्टा V क्या होता है बेटा, V2 माइनस V1। ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, बट ये चेंज था इसलिए इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, ध्यान रखनी है। तो QP इज इक्वल टू क्या आ गया, U2 माइनस U1 प्लस PV2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा PV1। आप क्या करोगे, फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज दोनों को सेपरेट आउट, अलग अलग। ठीक है, यहाँ हम कहें इसमें जो इंटरनल एनर्जी फाइनल की है और इसमें जो वॉल्यूम चेंज फाइनल का है वो एक साथ रख लेते हैं। तो QP इज इक्वल टू क्या आएगा, U2 प्लस PV2। ठीक है, एंड बेटा ये माइनस और ये भी माइनस, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U1 प्लस PV1। आपको ऊपर देख रहा होगा U1 प्लस PV1 किसके इक्वल है, H1 के, एंड U2 प्लस PV2 किसके इक्वल है, H2 के। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। एंड बेटा यहाँ पर हम और क्या बता सकते हैं कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H, क्योंकि H2 माइनस H1 क्या है, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज ये आ गई, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो हीट जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, सिस्टम का जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी चेंज की। एंड अगर बेटा जब हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं
तो जो हीट है सिस्टम की वो किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी चेंज की। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ द सिस्टम इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज के इक्वल है। तो ये था बेटा कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम एंथैल्पी चेंज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि जो ये हमारे पास हीट आई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एक हीट आई है एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिलेशन बिटवीन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, चलो क्योंकि हमने हीट देखा था और मैंने बेटा हीट के लिए आपको एक इक्वेशन भी बताई थी, वो फर्स्ट लॉ की ही थी, लास्ट में बताया था ना, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या कि जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा H, वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा P के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता है बेटा कि जो डेल्टा V है वो क्या होता है, क्योंकि V2 माइनस V1 इनिशियल और फाइनल स्टेज देखते हैं हम, तो डेल्टा H इज इक्वल टू, अगर मैंने ये कहा कि जो सिस्टम है उसकी जो वॉल्यूम है इनिशियल है V1 और फाइनल है V2, तो आप क्या करोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 लिखोगे। ठीक है, एंड डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1। अब देखो बेटा आपने इसकी वैल्यू U2 माइनस U1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम किसमें रिलेशन देख रहे हैं, QP और QV में। ठीक है, जो हम पहले बता चुके हैं कि ये QP किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के, QV किसके इक्वल होता है, डेल्टा U के, जब हमने कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम किया, तो इनको तो हमें एज इट इज रखना है। ठीक है, आगे चेंजमेंट शो करना है। अब देखो इतना हो गया। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT, यही था। अगर बेटा वॉल्यूम चेंज हो रही है, V1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, N1RT, सेम एज इट इज PV2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2RT। आप क्या करोगे बेटा, इसको सपोज हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, आप क्या करोगे, पुट द PV1 एंड PV2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2, दैट मीन्स क्या है, N2RT। ठीक है, माइनस, ये माइनस है, PV1 की वैल्यू है N1RT। क्लियर, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा U। ठीक है, प्लस अब देखो बेटा इसमें N2 माइनस क्या है, N1, और RT हमने क्या ले लिया है इनमें कॉमन। ठीक है, N2 माइनस N1 का मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा N से रिप्रेजेंट करेंगे, RT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से ले रहे हैं, तो ये बेटा जो इक्वेशन आई है नंबर ऑफ मोल्स गैसियस के लिए है, तो हम इसके लिए G सिंबल लगा देते हैं, G का मतलब है गैसियस मॉलिक्यूल। क्लियर, तो आपको ये ध्यान रखना है डेल्टा N क्या है, N2 माइनस N1, तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आप
आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आता है, आपने ये QP और QV पढ़ा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो QV इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, डेल्टा U, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, QP इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, डेल्टा H। हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा H की जगह क्या लिखोगे, QP, एंड डेल्टा U की जगह क्या लिखोगे, QV प्लस डेल्टा nRT, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मैं कुछ कंडीशंस बताने वाली हूँ बेटा कि QP जो है वो QV के इक्वल कब आएगा, किस किस कंडीशंस में आता है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्टली मैं यहाँ पे बताती हूँ कंडीशन क्या है। अगर आप वॉल्यूम क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। तो आपको पता है ये कांस्टेंट, तो QV आया, तो ये किसके इक्वल होगा, QP के। और बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट कब होती है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन किसके अंदर हो, क्लोज कंटेनर के अंदर होती है, ठीक है। क्लोज वेसल बोल दो या क्लोज कंटेनर के अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट। और जब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मैं ये यहां से रेज कर रही हूं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जो QP है वो किसके इक्वल आएगा, QV के। तो इसके लिए मैं कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, या तो सॉलिड की होनी चाहिए या फिर लिक्विड की, ठीक है, या फिर इनके सॉल्यूशंस की होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती है। बट अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल लेते हो, क्लोज कंटेनर की ही बात करें, मैं ओपन नहीं कर रही, क्लोज कंटेनर की हम बात करें, तो गैसियस मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो बेटा उनकी वॉल्यूम चेंज होती है। तो आपके पास सेकेंड कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी मोस्टली वो किसकी होगी, सॉलिड और लिक्विड की। तभी क्या होगा बेटा, QP किसके इक्वल आएगा, QV के। अब बात आती है कि गैसेस की भी तो होती है केमिकल रिएक्शन। तो बेटा थर्ड आपको पॉइंट याद रखना है, किसके लिए, फॉर गैसेस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा उनमें क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट के, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तभी बेटा क्या होगा, ये QP किसके इक्वल आएगा, QV के, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऊपर यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, नीचे स्पेस कम है, या फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन बोली, वो केमिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यूज में आने वाली है। जैसे मैंने बोला H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2HCl में। अब देखो बेटा यहाँ पर जो H2 के नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 1, यहाँ भी क्या है, 1। तो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के, वो कितने हैं बेटा, 2, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो भी कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बेटा, 2 है, राइट। तो बेटा डेल्टा जो N है वो क्या होता है, डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये N2 की वैल्यू आएगी इधर, और ये N1 की वैल्यू आएगी इधर। N2 की भी बेटा 2 है, N1 की भी 2 है,
क्या आ गया, 0 आ गया। जब आप इस इक्वेशन में डेल्टा एन 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, QP इज इक्वल टू QV, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप प्लस 0 इंटू RT करोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जानी है, तो ये किसके इक्वल आ गया, QP प्लस QV। तो गैसियस मॉलिक्यूल में आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन होती है तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी क्या होगा बेटा, जो ये हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो बेटा ये था आपका कंसेप्ट। अब मैं इसके बेस पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लॉ भी आ जाए और आपने पहले इंटरनल एनर्जी वगैरह भी पढ़ ली है तो उसके भी साथ में हो जाए, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट, बहुत इजी है, Q W, ठीक है, W मतलब वर्क, Q मतलब हीट एंड डेल्टा U मतलब इंटर एनर्जी चेंज व्हेन 0.75 मोल of an ideal gas expand isothermally and reversibly at 27 degrees Celsius from a volume of 15 लीटर टू 25 लीटर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब देखो, आपको वर्क भी निकालना है, हीट भी निकालना है एंड इंटरनल एनर्जी चेंज भी निकालना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब करेंगे तो गिवन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए बेटा 0.75, ठीक है, ये रहा। और 27 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में चेंज कर देना, कितना आएगा 300 केल्विन। राइट, वॉल्यूम दी हुई है बेटा 15 लीटर टू 25 लीटर, इसका मतलब V1 कितना है 15 लीटर एंड V2 कितना है बेटा 25 लीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, W, Q एंड डेल्टा U। बेटा वर्क के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या होता है फॉर्मूला, -2.303। वर्क एक्सपेंशन मैंने बताया था आपको किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क एक्सपेंशन बताया था फॉर आइडियल गैस, तो उसके लिए बेटा ये वर्क आया था, जिसकी आपको याद रखने है फॉर्मूला एंड हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या था, -2.303 nRT log V2 by V1। अगर यहाँ प्रेशर आता तो P1 by P2 था, बताया था ना आपको। तो ये वाला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, देन हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, -2.303, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.75। अब r की वैल्यू क्या करोगे, देखो बेटा वर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या होती है उसकी, जूल होती है। तो जो r की वैल्यू है आपको किलो जूल वाली ही लेनी है, ध्यान रखना है। और वो r की वैल्यू कौन सी है, एक मैंने बताया था 0.083 और दूसरी किलो जूल वाली 8.314। तो आपको ये वाली लेनी है, ठीक है। तो R की वैल्यू पुट करोगे 8.314। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता कि आए आपके पास, ठीक है।
एंड बेटा t की वैल्यू है 300, पुट कर दी लॉग v2 क्या है 25 एंड v1 क्या है 15। सबसे पहले लॉग की वैल्यू सॉल्व करना, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 5 की टेबल में दोनों आता है, यहाँ 3 यहाँ 5। तो देखो बेटा जब आप वर्क निकालोगे 2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग, बेटा यहाँ 5/3 है और हमने कहा था कि v2/v1 कब आया था, जब log v2 माइनस क्या था log v1। लॉग्स की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका ये बहुत इजी होता है। अगर आप डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे उसकी वैल्यू कभी आपको पता भी नहीं होगी, आप log 1 से लेके 10 तक वैल्यूज याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3, ठीक है। log 5 की वैल्यू हम पुट करेंगे -2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, आप बेटा log जो 5 है उसकी वैल्यू क्या है, हम ये चीज ब्रैकेट में लेके चलते हैं। log 5 की वैल्यू होती है 0.698, ठीक है, एंड माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477। आप क्या करोगे, ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.75 8.314 300 इंटू, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.221 आ गया ना, ठीक है 1 2 2। तो ये आपके पास ये log की वैल्यू देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करते देन उसके बाद सॉल्व करते तो log की वैल्यू याद नहीं होती, आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब इसको कंप्लीट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आता है 952.09 जूल। ये आ गया बेटा हमारे पास वर्क, क्लियर। अब देखो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है ना, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो ये इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट हमने निकाल दिया वर्क, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है 0, इसीलिए डेल्टा यू भी क्या होगा 0। बताया हुआ है इंटरनल एनर्जी चेंज की जो इम्पोर्टेंस थे उनमें बताया था बेटा कि ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई 0। अब हमें किसकी निकालनी है, क्यू की। तो बेटा अब आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू 0 आई है तो बेटा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -w, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, एंड W की वैल्यू क्या थी बेटा -952.09 थी, यही थी बेटा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Q इज इक्वल टू प्लस 952.09, ठीक है। एंड हीट की बेटा आपको यूनिट बताई थी क्या होती है, कैलोरी। मैं C से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। C से तो कुलाम भी होता आप कहोगे, तो CAL से रिप्रेजेंट कर देना। तो देखो बेटा आपके पास डेल्टा U भी निकल के आ गया, Q की वैल्यू भी हमने निकाल ली, W की वैल्यू भी हमने निकाली। इसकी माइनस में होगी, इसकी प्लस में होगी। बच्चे जल्दबाजी करते हैं, ये माइनस साइन नहीं देखते बेटा, ये है W की वैल्यू, ठीक है।
एंड अगर आप इस माइनस को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस वैल्यू आई ना, तो ये प्लस ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर जल्दबाजी करोगे तो जरूर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है जिसमें हमने फर्स्ट लो भी देख लिया। ठीक है, कल हम और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो एंथैल्पी से रिलेटेड होंगे। पहले हम एंथैल्पी के कुछ टॉपिक्स और करेंगे, देन उसके बाद बेटा उनके बेसिस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड बेटा नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे, कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंथैल्पी को लेकर। टेक केयर।